हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण। इसके कुछ स्रोत देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे इसके प्रभाव क्या क्या हैं, और उसके बाद देखेंगे इसके निवारण, किस तरह से आप किन विधियों का प्रयोग करके आप मृदा प्रदूषण को कम कर सकते हो, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो आज से लगभग 50 वर्ष पहले सिंचाई के साधन कम थे और उन्नतिशील फसलों की जातियों का अभाव था। किसान साल भर में औसतन एक फसल लेते थे और सिंचित क्षेत्रों में 2-3 वर्ष के अंतराल से गोबर की खाद डालते रहते थे। यानी कि पहले उत्पादकता कम थी क्योंकि जैविक खादों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न आपूर्ति के लिए रसायनों का जो प्रयोग था वो बहुत ज्यादा हरित क्रांति में प्रयोग किया गया, और जिसके इनडायरेक्ट इफेक्ट मनुष्य की हेल्थ पे देखे गए। उत्पादकता तो बढ़ी, लेकिन जो दूसरे डिजीज थी वो भी वहां पे आने लग गई। परंतु आबादी बढ़ने से अधिक खाद्यान्न की पूर्ति हेतु सिंचाई के साधनों में वृद्धि हुई, अधिक पैदावार देने वाली जातियों का विकास हुआ और फसलों की आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखकर रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशकों आदि का भी विकास हुआ। अधिक क्षेत्र पर खेती की जाने लगी तथा वर्ष में 2-3 फसलें ली जाने लगी। ठीक है, तो आय अधिक हो किसान को, और जो ज्यादातर किसान जो खेतीहर किसान है, जो अपनी आय के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, खेती पे डिपेंड रहते हैं, वो इन उर्वरकों का, कीटनाशकों का उपयोग करके साल में 2 से 3 बार क्या करने लगे, फसल लेने लगे, जिससे मृदा का कहीं ना कहीं दोहन होने लगा। मृदा खेती के अतिरिक्त भी विभिन्न उपयोगों में आने लगी। परिणाम स्वरूप मृदा प्रदूषण की समस्या पैदा हुई। अतः बाह्य एवं आंतरिक कारणों से मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन, जिससे मनुष्य और अन्य जीव तथा पेड़ पौधों के लिए वह अनुपयोगी हो जाए, मृदा प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन, जिसके प्रभाव से सॉइल किसी भी यूज नहीं आ पाए आपके मनुष्य के लिए, या फिर उसकी उत्पादकता क्षमता कम हो जाए, तो ऐसे अवांछनीय परिवर्तनों को समेकित रूप से आप सॉइल पॉल्यूशन कह सकते हैं। इसके स्रोतों की अगर हम बात करें तो घरेलू अपशिष्ट है, जो घरों में अपशिष्ट आपके निकलता है वो अपशिष्ट इसमें आ जाता है, डोमेस्टिक वेस्ट। दूसरा म्यूनिसिपल वेस्ट है, नगर पालिका अपशिष्ट है। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट और अदर वेस्ट। तो ये जैसे मान लीजिए घरों में आपके सब्जी या फिर जो खाना बचता है, उसको अगर आप एक जगह डाल देते हैं मिट्टी में, तो वो आपके घरेलू अपशिष्ट हो गया। म्यूनिसिपल वेस्ट है, नगर पालिका यानी कि जो सीवरेज सिस्टम के द्वारा जो वेस्ट जा रहा है, वो अगर कोई सॉइल में जाता है, इकट्ठा होता है बिना किसी शोधन के, बिना किसी प्यूरिफिकेशन के, तो वो कैसा होगा, आपके सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करेगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अगर आपकी इंडस्ट्रियल इकाइयों में शोधन यंत्र नहीं बने हुए हैं, तो भी रसायन अगर डायरेक्ट आप छोड़ रहे हैं भूमि में, वो भी आपके लिए कैसे हैं, वो औद्योगिक अपशिष्ट हैं। फिर कृषि अपशिष्ट आ जाते हैं, जो भी यूरिया है, केन उर्वरक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक, दूसरे जो उर्वरक हैं अगर वो आप यूज कर रहे हैं, हालांकि उससे उत्पादकता बढ़ती है, लेकिन आपकी क्या होता है, जल के साथ बह के वो आपकी जल प्रदूषण को भी क्रिएट करते हैं, साथ में भूमि की आगामी जो उत्पादकता होती है उसे भी ये प्रभावित करते हैं। घरेलू अपशिष्ट आगे आते हैं हम। अगर हम प्रदूषण की बात करें, किस किस दो तरह के प्रदूषण आप मृदा प्रदूषण में देख सकते हैं। एक होता है रासायनिक प्रदूषण, और इसमें ज्यादातर आपके उर्वरक आते हैं, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आ गए, खरपतवार नाशक आ गए, कवक नाशक आ गए। साथ में कुछ हैवी मेटल्स जो आपकी आबर सारणी में डी ब्लॉक से संबंध रखती हैं, आर्सेनिक है, लेड है, पारा है, एल्ड्रिन है। एल्ड्रिन जो आप दीमक विरोधी, दीमक को कम करने के लिए यूज करते हैं उसका। और कुछ ऐसे होते हैं जो कम विषैले होते हैं, जिनकी मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कम मात्रा में लेंगे तो कम हानिकारक है, ज्यादा मात्रा में लेंगे तो ज्यादा हानिकारक हो जाते हैं। जैसे डीडीटी है, ये तो टोटली बैन है अब। पैराथियोन है, बीएससी है, मर्क्यूरिक यौगिक है। जैविक प्रदूषण में जीवांश, जो सड़े हुए पदार्थ हैं, चाहे वो जीवों के अंश हैं, चाहे वो पेड़ पौधों के अवशेष हैं, या फिर फसल के अवशेष हैं, या फिर आपके मृत जीवों के अवशेष हैं, अगर वो भूमि में पड़े हुए हैं, मानवीय बस्तियों के आसपास है, या फिर आपके फसल वाले क्षेत्र पे हैं, तो वहां से भी आपके दूसरे रोगों को वो उत्पन्न कर सकते हैं।
ठीक है। हालांकि जीवांश के बाद में जो आपको ह्यूमस मिलेगा वो उत्पादकता बढ़ाएगा। बाकी इस प्रक्रिया में, ह्यूमस बनने की प्रक्रिया में, अगर कोई वहां पे घरेलू मक्खी आ जाती है, मच्छर बैठ रहे हैं मानवीय बस्ती में, वो पहुंच रहे हैं, तो वहां से आपको दूसरे पॉल्यूशन भी देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के पॉल्यूशन को जैविक प्रदूषण कहते हैं। अब जैविक प्रदूषण में अब हम आ जाते हैं, जैसे जीवाणु है, कवक है, ये उत्पन्न करते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम है। ये मिट्टी, पानी, कीचड़ आदि में पाए जाते हैं। ये भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, सीलबंद भोज्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं, जिससे आपके नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है और नोजिया जैसा इफेक्ट वहां पे देखने को मिलता है। सिर दर्द है, कब्ज है, पैरालिसिस गर्दन में देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम आ जाते हैं क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस। ये मिट्टी, पशुओं का मलमूत्र, मनुष्य के मल में पाए जाते हैं। इनसे लगभग सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ खराब हो जाते हैं, जिनके सेवन से, अगर आप इनका विषाक्त भोज्य पदार्थों का सेवन कर लेंगे तो आपको उल्टी आ सकती है, शरीर में दर्द हो सकते हैं और पेचिस के लक्षण यानी लूज मोशन वाले लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। स्टेफाइलोकोकस या फिर माइक्रोकोकस है। ये कफ, थूक और घाव आदि में उत्पन्न होते हैं। इनसे कस्टर्ड, क्रीम, दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली आदि प्रभावित होते हैं। उल्टी आना, सिर दर्द, बुखार यानी नोजिया क्रिएट होना, अधिक पसीना आना आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। फिर साल्मोनेला जाते हैं। ये मनुष्य और पशुओं के मलमूत्र में पैदा होते हैं और सभी प्रकार के भोजन को प्रभावित करते हैं। तो यानी कि जो भी जीवाणु देख रहे हैं, इनके लक्षण एक तरह से नोजिया वाले क्रिएट होते हैं। और साल्मोनेला वंश की ही एक जाति है टाइफी, जिससे टाइफाइड भी जनरेट होता है। इसके प्रभाव से उल्टी आना है, प्यास लगना, घबराहट, सिर दर्द आदि आदि लक्षण दिखाई देते हैं। फिर हम आ जाते हैं बैसिलस सीरियस। इसका स्रोत मिट्टी है। दूध, अंडा, कस्टर्ड आदि के सेवन से उल्टी आना, डायरिया होना, पेट में मरोड़े उठना आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम को ज्यादा इफेक्ट डालते हैं और कहीं कुछ ना कुछ ये आपके स्नायु तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट डालते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में। फिर आ जाता है कवक संदूषण। तो कवक में आपके एस्परजिलस फ्लेवस है। प्रोटीन प्रचुरता वाले भोज्य पदार्थ जैसे सोयाबीन है, मूंगफली है आदि पर ये पनपते हैं और ऐसे पदार्थों के सेवन से यकृत संबंधी रोग वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर फ्यूजेरियम स्पोरोट्राइकोइड्स है। ये आपके जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं, जैसे जौ, जई, गेहूं आदि अनाजों पर पैदा हो जाते हैं और इस प्रकार के विषाक्त पदार्थों के प्रयोग से आपकी हड्डियों का गलन रोग पैदा हो जाता है। ठीक है। फिर पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम कवक, जिससे आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक प्राप्त की थी, वो इसी कवक से प्राप्त की थी। और इसकी अनेक प्रजातियां यकृत रोग और ट्यूमर, कैंसर आदि को फैलाती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं इसके प्रभाव। तो प्रभावों पे अगर हम देखें तो सबसे पहले मिट्टी पे ही प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। उसकी उत्पादक क्षमता कहीं ना कहीं आपको कम होती हुई दिखाई देगी। इसीलिए रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक खादों के प्रयोग की बढ़ोतरी की जाती है और उनपे बढ़ावा देने की ओर जागरूकता फैलाई जाती है। अब इसके प्रभाव देखें तो देखिए, वानस्पतिक आवरण के नष्ट होने से क्या होगा। वानस्पतिक आवरण के नष्ट होने से मृदा अपरदन और मरुस्थलीय क्षेत्रों में वृद्धि होने लगती है। मृदा में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है और जल धारण क्षमता कम हो जाती है। ठीक है। और क्या होगा, अत्यधिक और लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मृदा में क्षारीयता या फिर अम्लीयता बढ़ती है, यानी कि उसका पीएच भी डगमगा जाता है। अब यहाँ पे जल धारण क्षमता क्यों कम हो जाती है, क्योंकि उसकी भूमि की जो भौतिक संरचना है वो खराब हो जाती है और रंध्रों के माध्यम से ही आपकी जल अंदर जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी मिट्टी है और मिट्टी में जो रंध्र होते हैं उनके माध्यम से ही जल आपके जड़ों तक जाता है, मूल रूमों तक जाता है। अगर ऊपर सतह पे पानी भरा हुआ है तो वो कोई काम का नहीं है, वो आपका पीएच लेवल ही बढ़ाएगा, जिससे सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता घटती है। अब देखिए, आपके मिट्टी में भी सूक्ष्म जीवाणु पाए जा रहे हैं। अगर वायु संचार कम हो जाता है पौधों, तो सूक्ष्म जीवों के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, तो वो अपनी दूसरी जो जैविक प्रक्रियाएं, चाहे वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, ऑक्सीकरण है, या फिर दूसरी जो प्रक्रिया है, उन पे भी आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। अधिक मात्रा में विषैले पदार्थों के समावेश से मृदा में इनकी सांद्रता हानिकारक हो जाती है। अतः प्रदूषण के बाद में मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों का ह्रास आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो भौतिक संरचना पर डिपेंड करती हैं। भौतिक संरचना खराब होगी तो वो ओब्वियसली काम नहीं कर पाएंगे। अब फसलों पर प्रभाव क्या देखने को मिलेगा।
भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में हाथ से बीजों का अंकुरण और पौधों की बढ़वार यानी कि वृद्धि प्रभावित हो जाती है। वायु संचार में व्यवधान उत्पन्न होने से पौधों की जड़ें और जीवाणुओं के श्वसन में व्यवधान उत्पन्न होती है। पौधों की वृद्धि ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। पीएच मान बदल जाता है। पौधों की वृद्धि के लिए हमेशा 6.5 से 7.5 वाला पीएच अच्छा रहता है, वो यहाँ पे नहीं रह पाएगा। मृदा में विषैले पदार्थों के अधिक संग्रह हो जाने से इनका पौधों में भोजन के साथ समावेश होने से फसलों में टॉक्सिसिटी दिखाई देती है, और यही फसल अगर हम खाते हैं तो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ये टॉक्सिसिटी बढ़ती हुई दिखाई देती है। अतः पौधों के लिए पोषक तत्व और जल की असामान्य उपलब्धता फसल उत्पादन को बुरी तरह से प्रभावित करती है, जिससे उनकी गुणवत्ता गिर जाती है। अब जीवों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मनुष्य और अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर देखिए, बुखार देखने को मिलेगा, पेचिस, हैजा, मलेरिया, पीलिया आदि बीमारियां देखने को मिलेंगी। अपशिष्टों के हानिकारक विषैले तत्व भूमि में इकट्ठे होने लग जाएंगे। अगर कुछ भी तत्व आपके संचित होने लग गए पोषक तत्वों के माध्यम से प्लांट में, प्लांट से पहुंचेंगे आपकी खाद्य श्रृंखला में, और सबसे हाईएस्ट प्रीडेटर में जैव आवर्धन के माध्यम से वसी ऊतकों में जमा हो जाता है। तो ऐसी भूमि में उगाई गई फसलों और फलदार पौधों के उगाने से ये तत्व मनुष्य और पशुओं के भोजन द्वारा कैसे हो जाते हैं, औद्योगिक इकाइयों, सार्वजनिक शौचालयों और सार्वजनिक संस्थानों की विसर्जित अपशिष्ट मृदा में पड़े रहने पर सड़ गलकर वातावरण में दुर्गंध फैलाते हैं, जिससे श्वास हेतु प्रदूषित वायु प्राप्त होती है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है। तो इससे देखिए जल प्रदूषण भी हो रहा है और आपके वायु प्रदूषण भी देखने को मिल रहा है। अब इससे निजात कैसे पाएं, इससे एक आर्थिक हानि भी आपको दिखाई देगी, क्योंकि अगर भौतिक संरचना खराब हो जाएगी तो किसान को पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसकी संरचना को सही करने के लिए, तो वो भी इसके लिए नुकसानदायक है। अब इसके नियंत्रण के उपाय देखें तो हम कुछ माध्यम हैं जिनका प्रयोग करके, एक है आपके लैंड डिस्पोजल। इसमें क्या करते हैं आप, इस विधि के अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थों को खुले ढेर के रूप में या फिर सैनिटरी लैंड फिलिंग हेतु व्यवस्थित करने से मृदा प्रदूषण को बचाया जा सकता है। यानी कि खुले ढेर विधि में कूड़ा करकट कचरा आदि अपशिष्ट पदार्थ खुले स्थान पर एकत्रित किए जाते हैं और वहां पर वो आग लगाकर नष्ट कर दिए जाते हैं। कभी कभी खुले ढेरों को दबाकर कार्बनिक पदार्थों को सीमित स्थानों पर ही संग्रहित कर देते हैं। यह विधि सस्ती और सरल है और हमारे विकासशील देशों में ज्यादातर प्रयोग की जाती है, जहां पे इनके डिस्पोजल के लिए दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन ये ज्यादा कारगर नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भूमिगत जल भी वहां से डिफेक्टिव हो जाता है। स्वच्छता भूमि भरण विधि में क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को किसी निचली जगह में पत्तों के रूप में एकत्रित करते जाते हैं, वहां पर उन्हें आवश्यकता अनुसार रोलर में दबाते भी रहते हैं। कार्बनिक पदार्थ सड़कर खाद का काम करते हैं, जमीन भी समतल हो जाती है। फिर भी अपशिष्ट पदार्थों के सड़ने से पैदा हुई दुर्गंध से वातावरण प्रदूषित हो सकता है और आसपास बीमारियों के फैलने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए लैंड डिस्पोजल विशिष्ट जगहों पे सीमांकित, सरकार के द्वारा जो सीमांकित स्थान है वहीं पे करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं भस्मक, और बड़े बड़े शहरों में इस विधि में भस्मीकरण यंत्र द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को जलाकर नष्ट किया जाता है। इसमें ठोस अपशिष्ट पदार्थ का लगभग 80% भाग जलकर राख बन जाता है। राख को आसानी से खेतों में स्थानांतरित कर दिया जा सकता है। खर्चीली विधि होने के कारण ये ज्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी कारगर साबित होती है, और जो इलेक्ट्रिकली भस्मक यंत्र है वो यहाँ पे ज्यादा उपयोग करना सही रहेगा। रिसाइकलिंग में बात करें तो ये भी अच्छी विधि है और कारगर साबित होती है। इस विधि में अपशिष्ट से अलग किए जाने वाले पदार्थ निकाले जाते हैं, यानी कि इस विधि में विभिन्न पदार्थ क्रम से प्राप्त किए जाएंगे। इसके अंदर कंपोस्ट बनाया जाएगा, भंजक आसवन या फिर व्यावसायिक मुक्तिकरण प्रमुख होते हैं। कंपोस्ट बनाने हेतु जो भी अपशिष्ट है उसे आबादी से दूर निश्चित आकार के गड्ढों में इकट्ठा कर लेते हैं, जहां पर वे जैविक अपघटन द्वारा उपयोगी खाद में बदल दिए जाते हैं। और इस विधि में पशुओं के अवशेष, वसा, हड्डी, रक्त आदि को पकाकर चर्बी प्राप्त करते हैं और साथ ही प्रचुर प्रोटीन युक्त अंश वाला पदार्थ भी प्राप्त करते हैं। दूसरा, घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को विधिवत एकत्र करना चाहिए, जिसे बाद में अनंत स्थानांतरित करके जगह जगह प्रदूषण को रोका जा सकता है। तीसरा, आपके अपशिष्ट पदार्थों को रोजाना एकत्रित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। घरों में या फिर जो संस्थाएं हैं उनके बाहर सूखा कचरा और गीला कचरे की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उन्हें पुनः चक्रीकरण में प्रयोग किया जा सके। औद्योगिक संस्थानों में अपशिष्ट पदार्थों को पर्याप्त उपचार द्वारा ही विसर्जित करना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थों के बिना उपचार के विसर्जित करने पर पूरी तरह से वैधानिक रूप से प्रतिबंध आवश्यक है। हालांकि ये किताबों में लिखी हुई है, बाकी कहीं कारगर नहीं है ये चीजें। कृषि के अपशिष्ट पदार्थों को खाद के गड्ढों में नियमित रूप से डालना चाहिए, जिससे वो पुनः खेतों के लिए उपयोगी बन सके। विभिन्न रसायनों का सीमित प्रयोग आवश्यक है।
अधिक विषैले रसायनों के प्रयोग पर प्रतिबंध बहुत आवश्यक है। भूमि कटाव, भूत्खनन, भूमि का क्षारीय अम्लीय बनना, भूमिगत परमाणु विस्फोट आदि पर प्रारंभ से ही नियंत्रण हेतु कदम उठाने चाहिए। तो ये कुछ विधियां हैं। सिंचाई और जल निकास की व्यवस्था बहुत समुचित तरीके से की जानी चाहिए। नगर जो सीवरेज सिस्टम है, उसी प्यूरिफिकेशन जो सिस्टम है उसका और अच्छा डेवलप करना चाहिए, और लोगों को अवेयर करना चाहिए प्रदूषण से संबंधित चीजों के बारे में, तभी हम इस भूमि प्रदूषण को कवर कर पाएंगे। थैंक्स, मिलता हूं नई वीडियो में नए किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।